साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं विद्यालय की तैयारी। कहने का मतलब हुआ कि आज हम लोग उन बच्चों के विषय में पढ़ेंगे, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे जो हमारे विद्यालय के बच्चे नहीं हैं, हमारे विद्यालय से पूर्व के बच्चे हैं, और वो किस प्रकार से विद्यालय आने की तैयारी करते हैं उसके विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। पहले होता था यूं कि बच्चे डायरेक्ट 6 वर्ष की अवस्था में प्राथमिक विद्यालय में पहुंच जाता था, लेकिन प्राथमिक विद्यालय से पहले बहुत कुछ बच्चों को सिखाना और बताना होता है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि बच्चे की जब आयु 6 वर्ष की हो जाती है तो उसका मस्तिष्क 85% विकसित हो जाता है, और उससे पहले बच्चों के लिए वातावरण तैयार करना, परिवेश तैयार करना, सीखने सिखाने का माहौल तैयार करना, इन सबों की बहुत बड़ी महत्ता होती है। और इसे देखते हुए इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। यानी वैसे बच्चे जो आंगनबाड़ी के होते हैं, वैसे बच्चे जो बालवाड़ी के होते हैं, वैसे बच्चे जो किंडरगार्टन स्कूल के होते हैं, प्ले स्कूल के होते हैं, और उस स्थिति में किस प्रकार का परिवेश और क्या क्या योजना एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते बनाना चाहिए, उन सारी बातों की जानकारी और उससे संबंधित प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं विद्यालय की तैयारी, है ना। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वो है कि पूर्व में प्रारंभिक बाल्यावस्था को गर्भाधान से लेकर 6 वर्ष, है ना, गर्भाधान से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक माना जाता था। इस पर कुछ साथी कमेंट भी किए हैं, इसलिए उस चीज की जानकारी को क्लियर कर दूं। किंतु अब इसे बढ़ाकर गर्भाधान से लेकर कितने वर्ष की उम्र तक कर दिया गया है। पहले हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था को 0 से 6 वर्ष तक मानते थे। जैसे ही गर्भाधान होता है वहां से प्रारंभ होकर के 6 वर्ष तक की आयु तक माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे 0 से कितने वर्ष तक कर दिया गया? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 8 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा 8 वर्ष। पहले था 0 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और अब उसे जो किया गया है वो 0 से, यानी गर्भाधान से लेकर के गर्भाधान से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा गया है। इस पर कुछ साथी का कमेंट भी आया कि सर 0 से 6 वर्ष होगा, तो मैं उनके लिए, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो उम्र निर्धारण किया गया था, आयु निर्धारण किया गया था गर्भाधान से 6 वर्ष, यानी 0 से 6 वर्ष, वो अब बढ़ाकर 0 से 8 वर्ष कर दिया गया है। आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल
प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल कहने का मतलब 0 से 8 वर्ष, गर्भाधान से 8 वर्ष तक का काल बच्चों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानव मस्तिष्क का विकास द्रुत गति से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के सामाजिक और व्यक्तिगत स्वभाव और आदतों का तीव्र विकास होता है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की बुनियाद होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब एक तरह से कहिए कि यह प्रश्न प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं से रिलेटेड है, कि आखिर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो गर्भाधान से लेकर 8 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है, इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल बच्चों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानव मस्तिष्क का जो विकास होता है वो बहुत द्रुत गति से होता है, तेज गति से होता है। ये भी जानकारी रखना है कि मस्तिष्क का जो विकास द्रुत गति से वो किस अवस्था में होता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के सामाजिक और व्यक्तिगत स्वभाव और आदतों का भी तीव्र विकास होता है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की क्या होती है, बुनियाद होती है, बेस होता है, आधार होता है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आगे है कि नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बच्चों की मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया गया है। ये मूलभूत सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए और बी दोनों। यानी एक तरह से कहिए, इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग नई शिक्षा नीति NEP 2020 का जो मूलभूत सिद्धांत क्या अपनाया गया है उसकी जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि NEP 2020 में हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान, उनके विकास हेतु प्रयास करना, ये मूलभूत सिद्धांत है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, यानी कि हर बच्चे में बुनियादी साक्षरता का गुण डेवलप हो जाए, वो संख्या ज्ञान से परिचित हो जाए। ये NEP 2020 का मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए आंसर ए और बी दोनों होगा। आगे है NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान की 10+2 वाली विद्यालय व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर निम्न में से कौन सी एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वो क्या है? 5+3+3+8, 5+4+3+4, 5+3+3+4, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा वो होगा 5+3+3+4। अब देखिए कि नई शिक्षा नीति और उससे पहले की जो शिक्षा नीति थी, दोनों में क्या अंतर है। पहले का जो NEP
2020 जो है 2020, इससे पहले की जो विद्यालय व्यवस्था थी वो क्या था, 10+2। कहने का मतलब हुआ कि इसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के विषय में व्यवस्थाएं थी, यानी कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक का। अब ये था, इससे पूर्व की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जो वर्तमान में है एनईपी 2020, इसमें एक विशेष चीज जोड़ा गया है, था तो पहले से भी, लेकिन अब जो इसको शामिल किया गया उसमें क्या किया गया कि यहां जो 6 वर्ष से था, अब उसको क्या किया कि इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। और ये बच्चे आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, किंडरगार्टन, प्ले स्कूल, है ना, क्रेंच के बच्चे हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष। अब कहिए कि इसको क्यों शामिल किया गया? अमूमन यह देखने को मिलता था कि जब बच्चे की उम्र 6 वर्ष हो जाती थी और वह प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1 के लिए जब आता था, तो जितना उस बच्चे में सक्षम बच्चे को होना चाहिए था, उस हिसाब से वो नहीं पाया गया। और उसे सक्षम बनाने के लिए हर तरह के, यानी कि कहिए सर्वांगीण विकास करने के लिए, ये जो पहला क्लास है, क्लास 1 से पहले क्या किया गया? क्लास 1 से पहले 3 साल का जो कोर्स होता है, जैसे आपका नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी, इस तरह से जो हम लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये जो 3 साल है क्लास 1 के पहले, यानी कि वो जो समय है आंगनबाड़ी का, बालवाड़ी में जब बच्चा रहता है, या प्ले स्कूल में रहता है, या किंडरगार्टन स्कूल में होता है, तो वहां जो है उस व्यवस्था को भी एनईपी 2020 ने क्या किया, एक साथ करते हुए उसको 10+2 के जगह पर 5+3+3+4 के अपनाया। अब इसमें देखिए, ये जो पहला 5 है, ये 5 साल है। 5 साल कहने का मतलब हुआ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और इसमें 1 और 2 को जोड़ दिया गया है, यानी कि ये फाउंडेशनल है, बिल्कुल नीचे का। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 और 2 को यहां रखा गया है। अब जो ये 3 है, ये प्रिपरेटरी है, प्राथमिक वाला। इसमें आपका जो आएगा वो 3 क्लास, 4 और 5। जरा सा इसको और हम क्लियर करते हैं कि ये जो देखिए दिया है 5+3+3 और +4। ये जो 5 देख रहे हैं, ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, +1 और 2 के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। यानी 5 क्लास, जो क्लास 1 से स्टार्ट होता था, उसको अब फ्रेमिंग किया गया। ये 1 और ये क्लास 1 से पहले 3 साल का कोर्स 3 साल के लिए इसमें शामिल किया गया। अब आ जाइए 3 जो है, ये आपका है फाउंडेशनल, ये प्रिपरेटरी है, यानी इसके अंतर्गत 3, 4 और 5 क्लास के बच्चे आते हैं। इसमें जो आपका है ये 3 से लेकर के, यहां तो हो गया आपका 3 से 6 तक,
ये हो गया 3 से 6 और ये हो जाएगा कितना 6 से 8 वर्ष और ये हो जाएगा 8 से 11 वर्ष, ठीक है ना। और फिर ये 3 जो है आपका ये मिडिल स्कूल वाला है, यानी 6, 7 और 8 के बच्चे आएंगे इसमें, यानी कि 11 से 14 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। ये हो गया मिडिल। और ये जो है ये आपका जो है ये 9, 10, 11 और 12 के बच्चे इसमें आते हैं, यानी कि 14 से 18 साल के बच्चे इसमें आते हैं। ये आपका NEP 2020 के अंतर्गत जो विद्यालयी व्यवस्था को जो निर्धारित किया गया है वो किया गया है। इससे पहले वाले में क्या था, वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला। उसके अंतर्गत था कि 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे। अब इसमें क्या किया गया, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे को शामिल किया गया है और उसमें था 10+2 वाली व्यवस्था। अब उसको कर दिया है 5+3+3+4। ये हो गया फाउंडेशनल, ये फाउंडेशनल, ये प्रीपरेटरी, ये प्रीपरेटरी, ये फाउंडेशनल और ये हो गया मिडिल और ये इधर हाई स्कूल वाला। अब आइए आगे देखते हैं, इसका आंसर ये होगा, यानी कि सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए ढांचे जो है 5+3+3+4, इसमें कितने वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्डहुड है ना, केयर एंड एजुकेशन, ये की मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों। किस बच्चे को शामिल किया गया, जिस पर अभी चर्चा हो रही थी, 3 वर्ष के बच्चे या 2 वर्ष, 1 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें 3 वर्ष के बच्चे को शामिल किया गया। पहले था 6 से 18, अब कर दिया गया 3 से 18। 3, 4, 5 ये जो बच्चे हैं, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG के जो बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी के जो बच्चे हैं, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ताकि बच्चों की जो है वो मजबूत बुनियाद खड़ा हो सके और आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और बच्चे क्या हो, खुशहाल हो। चलिए आगे है कि बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। 70%, 80%, 85%, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा 85%। और इसे ही देखते हुए NEP 2020 में ये जो फॉर्मुलेट किया गया 5+3+3+4, ये इसी को ध्यान में रखते हुए कि 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही बच्चे का अगर 85% ब्रेन डेवलप कर जाता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो फिर बाद में खूब प्रयास करने से ज्यादा बेहतर है कि पहले से ही प्रयास किया जाना चाहिए। तो उसमें 85% आंसर होगा सी नंबर। चलिए आगे है कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा को शामिल किया गया है। लचीली शिक्षा,
बहुआयामी शिक्षा, बहुस्तरीय और खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित, या इनमें से सभी? तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षा, किस प्रकार के शिक्षा को शामिल किया गया है? तो लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित, यानी कि उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्न में से किसका समग्र उद्देश्य, निम्न में से किसका समग्र उद्देश्य है कि बच्चों को का शारीरिक भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त कर सकता है? ये किसका उद्देश्य है? शिक्षा आयोग का, NEP 2020 का, ECCE का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ECCE का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का ये समग्र उद्देश्य है कि बच्चों का शारीरिक भौतिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा का अवसर सीखने का मिले, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में बच्चों को अधिकतम अवसर प्राप्त हो, अधिकतम परिणाम प्राप्त हो। चलिए आगे है कि वह शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष के आयु समूह को दी जाती है, जो औपचारिक शिक्षा का प्रथम चरण है। यानी कि औपचारिक शिक्षा कहां बच्चा ग्रहण करता है? घर में या विद्यालय में? तो घर में जो शिक्षा ग्रहण करता है, घर में जो बच्चा अनुभव प्राप्त करता है, घर में जो उसको सीखने का मौका मिलता है, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जबकि विद्यालय में जो ग्रहण करता है, अनुभव जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? प्रश्न पहले समझेंगे कि वह शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष के आयु समूह को दी जाती है, जो औपचारिक शिक्षा का प्रथम चरण है, निम्न में से क्या कहलाता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कारण पूर्व प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण करते हैं बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु। यहां पर याद रखेंगे कि 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, किंडरगार्टन, प्ले स्कूल आदि में बच्चा रहता है और वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा हमारे विद्यालय से प्रारंभ होता है। आइए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ऐसा वातावरण निर्माण करना जिसमें बच्चे अपने आप को सम्मानित व सुरक्षित महसूस करें, बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के लिए मजबूत नींव डालना, वातावरण ऐसा बनाना जहां बच्चे प्रभावशाली तरीके से सुनना, बोलना सीख सकें, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? इस प्रश्न के माध्यम से हमें यह जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि उसी पर फोकस ये टॉपिक और ये क्लास ही है।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, आखिर उससे क्या लाभ हैं, सारी बातों पर चर्चा की जा रही है और आगे अभी होगा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है कि ऐसा वातावरण निर्माण करना जिसमें बच्चे अपने आप को क्या समझे, सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें, बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य हो, खुशहाली, पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के लिए मजबूत नींव डालना। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा कि बच्चे हाथ धोए, सफाई के प्रति सजग हो, साफ सुथरा कपड़ा पहने, शौच क्रिया के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने का आदत उसमें पड़ जाए, भोजन करने से पहले हाथ जो है वो अच्छी तरह से साबुन से साफ करने के लिए सीख जाए, है ना, साफ सुथरा जगह पर रहने का वो आदी हो जाए। ऐसी आदतों को जो है सिखाना है, वातावरण ऐसा बनाना है जहां बच्चे प्रभावशाली तरीके से सुनना और बोलना सीख जाए। वो सुनेगा तभी कुछ अच्छा बोलेगा और जब सुनेगा तभी कुछ अच्छा सीखेगा, इसलिए ऐसा वातावरण बनाना है। यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य ये सभी हैं। चलिए आगे है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत की पहचान करें कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन सा है। इसमें से सीखना सतत और संचयी होता है, आरंभिक जीवन आगामी जीवन की उपलब्धियों को प्रभावित करता है, सीखने और विकास का आधार खेल एवं गतिविधियां हैं, बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोगी अंतःक्रिया यानी संवाद अनिवार्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो ये सभी हैं। कौन कौन है? तो सीखना सतत और संचयी होता है, सीखने का जो काम होता है वो जन्म से लेकर के आजीवन मृत्यु तक जारी रहता है ना। आरंभिक जीवन, शुरुआती जो जीवन है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के विषय में हम लोग देख रहे हैं, तो आरंभिक जीवन आगामी जीवन की उपलब्धियों को प्रभावित करता है। बच्चे पर विशेष ध्यान देने की इसलिए आवश्यकता होती है कि उस समय बच्चे में 10 ट्रिलियन 10 संख न्यूरॉन होता है, और अगर उस समय सही तरीके से अगर उसका विकास नहीं हो पाएगा तो फिर वह न्यूरॉन मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर आजीवन मर जाएगा। यानी अगर उसका मस्तिष्क का सही तरीके से विकास उस समय अगर नहीं होगा तो फिर जीवन भर कभी नहीं होगा। इसलिए आरंभिक जीवन आगामी जीवन की उपलब्धियों को प्रभावित करता है। सीखने और विकास का जो आधार है वो खेल एवं गतिविधियां हैं। हमेशा याद रखेंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सीखने और विकास का जो आधार है वो खेल एवं गतिविधियां हैं। बच्चे खेल खेल के माध्यम से वो सीखे। बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोगी अंतःक्रिया यानी संवाद अनिवार्य है। जब बच्चे बड़ों से बात करते हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, अनुभव ग्रहण करते हैं, वो परिवेश से सामंजस्य बैठाने में क्या होता है, सक्षम हो पाता है। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के लक्ष्य कौन कौन से हैं। अभी हम लोग सिद्धांत देखें, अब है कि पूर्व बाल्यावस्था जो शिक्षा है इसके लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या एम है ना। तो बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना, या फिर उपरोक्त तीनों।
तो देखिए ये सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों। कारण पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के 3 लक्ष्य हैं और ये तीनों लक्ष्य आपके सामने है। पहला लक्ष्य है कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना। दूसरा लक्ष्य है बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने। और तीसरा लक्ष्य है कि बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना। यानी कि उपरोक्त तीनों सही जवाब होगा। आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों को सही अवसर और प्रोत्साहन मिले तो उनकी 5 इंद्रियों का विकास होता है। दूसरा है आंखों और हाथों का समन्वय बेहतर होने से लिखने की योग्यता का विकास होता है। तीसरा है कि जब बच्चे दूसरे बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा खेल आधारित गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उनमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों जो कथन है ये बिल्कुल ही सही और सत्य है। क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़ी बातें हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों को सही अगर अवसर मिल जाए और प्रोत्साहन मिले, उसे हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, तो उनकी जो 5 इंद्रियां यानी ज्ञान इंद्री उसका विकास होता है। इसलिए कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और बच्चों को सही अवसर मिलना चाहिए, सही खेलने का मौका होना चाहिए, खेल आधारित गतिविधि में भाग लेने का स्वतंत्रता पूर्वक अवसर मिलना चाहिए। आंखों और हाथों का समन्वय, देखिए खेल से और खेल आधारित गतिविधियों से क्या होता है, हाँ, आंखों और हाथों का समन्वयन बेहतर होता है और बेहतर होने से उसमें लिखने की जो योग्यता होती है उसका विकास होता है। जब बच्चे दूसरे बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा खेल आधारित गतिविधियों में शामिल होते हैं, यानी बच्चे एक साथ होकर के जब खेलते हैं तो उनमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है। किस प्रकार से दूसरे का सुख और दुख, दूसरे का दर्द और हर्ष को जानने का मौका मिलता है, वो दूसरे अपनी बारी का इंतजार करता है ना, वह अपने आप को परिवेश से बिल्कुल क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो पाता है। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि खेल खेलने से बच्चों में किन गुणों का विकास होता है। खेल खेलने से बच्चों में किन गुणों का विकास होता है? रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, आंखों हाथों का समन्वय का सुदृढ़ीकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। डायरेक्ट अगर हम लोग स्कूल में खेल खिलवाते हैं, ग्रामीण आते हैं, समाज के लोग आते हैं और वह कह देते हैं कि स्कूल में सिर्फ आप लोग खेलवाते ही हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो भी हम लोग इसका सहारा ले सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि खेलना कितना आवश्यक है, क्योंकि खेलने से बच्चे में रचनात्मकता का विकास होता है, खेलने से बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, खेलने से बच्चों में आंखों और हाथों का समन्वय का सुदृढ़ीकरण होता है, जिससे बच्चे में लिखने की योग्यता का विकास होता है। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आइए आगे देखते हैं कि खेल गतिविधियां निम्न में से किस प्रकार होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने जाना कि खेल खेलने से बच्चों में रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, आंखों और हाथों का समन्वय का सुदृढ़ीकरण होता है। तो खेल गतिविधियां
किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो खिलवाना तो जरूरी है। खेल पर आधारित गतिविधि बच्चे के विकास के लिए बिल्कुल आवश्यक है। तो ऐसे में खेल गतिविधियां किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, तो वो है कि बच्चों के सामाजिक संदर्भों के अनुसार होनी चाहिए, सरल से जटिल सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण कि बच्चों खेल गतिविधियां जो है वो बच्चों के सामाजिक संदर्भों के अनुसार होना चाहिए, सरल से जटिल सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे सभी उसमें भाग ले सकें, सभी परिणाम तक पहुंचे, और जब वह परिणाम तक पहुंचेगा तो वो प्रोत्साहित होगा। हतोत्साहित होने के बजाय बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक की भूमिका निम्न में से किस प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका योजनाकार, सुगमकर्ता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी शिक्षक की भूमिका योजनाकार की होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। अब आ जाइए पाठ्यचर्या पर। पाठ्यचर्या क्या है, तो विद्यालय बच्चे आते हैं और फिर छुट्टी के समय वो घर जाते हैं, और इस बीच में जो भी कार्य किया जाता है वो सारा का सारा क्या है, पाठ्यचर्या है। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। बच्चों के आरंभिक अनुभवों और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने वाला, बच्चे के विचार और भावनाएं मौखिक रूप से साझा करने का अवसर प्रदान करने वाला, या बच्चे को सूचनाएं प्राप्त और साझा करने वाला, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की जो पाठ्यचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, तो बच्चों के आरंभिक अनुभवों और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने वाला, बच्चे के विचार और भावनाएं मौखिक रूप से साझा करने का अवसर प्रदान करने वाला, बच्चे को सूचनाएं प्राप्त करने वाला और उस सूचना को फिर साझा करने वाला होना चाहिए। चलिए आगे है कि वे बच्चे जो अपने परिवार के पहले सदस्य हैं, जिन्हें विद्यालय आने का अवसर मिला है, मौका मिला है, निम्न में से क्या कहलाता है। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, द्वितीय पीढ़ी के शिक्षार्थी, तृतीय पीढ़ी के शिक्षार्थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, यानी कि वे बच्चे जो अपने परिवार का वो पहला सदस्य है, आज तक उस बच्चे से पहले उस परिवार के कोई भी सदस्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय नहीं पहुंचा है, वैसे बच्चे को प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहा जाता है। चलिए आगे है कि बच्चे को पठन के अधिक अवसर दिए जाएं। बच्चे को पठन के अगर अधिक अवसर दिए जाने से निम्न में से क्या समृद्ध होता है। बच्चे को अधिक से अधिक क्या करते हैं, बुक रीडिंग करने के लिए पढ़ने का अवसर दिया जाता है, और ऐसे अवसर दिए जाने से उसमें क्या समृद्ध होता है, शब्द भंडार, वाक्य भंडार, लेखन कला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा शब्द भंडार। कारण बच्चे को पठन के अधिक अवसर दिए जाने से उसमें शब्द भंडार समृद्ध होता है, उसके अंदर
शब्दों की संख्या में वृद्धि होती है। चलिए आगे है कि अध्यापक को कक्षा का जो परिवेश है वो कैसा बनाना चाहिए? द्विभाषिक, बहुभाषिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। यानी अध्यापक को जो कक्षा का परिवेश बनाना है वो द्विभाषिक भी बनाना है और बहुभाषिक भी बनाना है। कारण जब बच्चे परिवार से विद्यालय आते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ एक भाषा जानता है जो उसके परिवार की भाषा है, लेकिन और उसी भाषा में वो अनुभव ग्रहण किए हुए रहता है, अपनी भावना को प्रकट करता है और आपसे भी वो उम्मीद करेगा कि उसी भाषा में बात करें ताकि वह सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ जाए। कारण वो तुरंत विद्यालय आया है, तुरंत आपके समक्ष आया है। तो ऐसे परिस्थिति में अध्यापक को कक्षा का जो परिवेश है वो द्विभाषिक बनाना है या फिर बहुभाषिक, जिससे बच्चों को क्या हो, आनंदमय तरीके से, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचक के वह क्या करे, सही तरीके से जो है वो सीखने में भाग ले और सीखे। चलिए आगे है कि बच्चों के चारों ओर मुद्रण समृद्ध परिवेश क्या है? बच्चों के चारों ओर मुद्रण समृद्ध परिवेश सुनिश्चित करने जैसे, अब सुनिश्चित करने के क्या है? शीर्षक लिखना, चित्रों की लेबलिंग करना, निर्देश लिखना या फिर बच्चों के नाम लिखना आदि से बच्चे में किसके प्रति जागरूकता विकसित करने में मदद मिलती है? क्या मुद्रण है वो, पठन, श्रवण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा मुद्रण। यहीं पर देखिए है मुद्रण समृद्ध परिवेश सुनिश्चित करना। मुद्रण समृद्ध परिवेश कैसे सुनिश्चित करते हैं? तो बच्चों को शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है, चित्रों की लेबलिंग करने के लिए कहा जाता है, निर्देश लिखने के लिए कहा जाता है या फिर बच्चों के नाम लिखने के लिए कहा जाता है। 5 फल 5 सब्जी इस तरह से हम लोग लिखवाते हैं, 5 फूल का नाम, 5 गांव का नाम, 5 देश का नाम। इससे क्या होता है कि बच्चे में मुद्रण के प्रति वह जागरूकता विकसित करने का बच्चे को अवसर मिलता है। तो सही आंसर होगा मुद्रण। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं की बात हो रही है? वे युक्तियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के दौरान इस प्रकार करते हैं कि बच्चे अन्वेषण करके यानी खोज करके, समस्या समाधान करके, समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। क्या कहलाता है? शैक्षणिक प्रक्रियाएं, संवाद प्रक्रियाएं, लेखन प्रक्रियाएं या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा शैक्षणिक प्रक्रियाएं। क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रियाएं वे युक्तियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के दौरान इस प्रकार से करते हैं कि बच्चे अन्वेषण करके, खोज करके, समस्या समाधान करके, समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। आगे है कि आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षण प्रणाली की प्रक्रियाओं के घटक निम्न में से कौन से हैं? खेल, परस्पर संवाद, परिवेश, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त तीनों होगा। क्या है कि आरंभिक बाल्यावस्था में जो शिक्षण प्रणाली की जो प्रक्रिया के घटक हैं वो 3 घटक हैं। ये तीनों क्या क्या है? तो खेल है पहला, दूसरा है कि परस्पर संवाद यानी अंतःक्रिया करे, अपनी भावना को
दूसरे को अवगत करवाए, दूसरे की भावना से वो खुद अपने को अवगत करें, है ना, और परिवेश, ये तीनों जो है वो 3 घटक है आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षण प्रणाली की प्रक्रियाओं के। चलिए आगे है, यहां तक हो गया था। यह है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें, है ना। खेल छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। खेल के द्वारा बच्चे यह प्रदर्शित करते हैं कि वे क्या सीख रहे हैं। खेल ज्ञान बढ़ाने की दिशा में बच्चों को परिवेश एवं एक दूसरे के साथ संवाद करने के अवसर देते हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब यहां पर इस प्रश्न के माध्यम से खेल का क्या महत्व है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के लिए जो अभी कहे थे सीखने का जो आधार है खेल और गतिविधियां, तो खेल का विशेषता कहिए, खेल का महत्व कहिए, वो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। खेल छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। खेल के द्वारा बच्चे यह प्रदर्शित करते हैं कि वे क्या सीख रहे हैं। खेल ज्ञान बढ़ाने की दिशा में बच्चों को परिवेश एवं एक दूसरे के साथ संवाद करने के अवसर देते हैं, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है वो खेल की विशेषता है, खेल की महत्ता है। आगे है कि परस्पर संवाद के प्रकार निम्न में से कौन सा है ना, कि परस्पर संवाद के प्रकार निम्न में से कौन सा है। साथियों के साथ संवाद, बड़ों के साथ संवाद, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ संवाद, या फिर उपरोक्त तीनों। तो सही जो आंसर होगा वो उपरोक्त तीनों होगा। कारण परस्पर संवाद जो होता है वो साथियों के साथ भी बच्चे करते हैं, बड़ों के साथ भी करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तु जब बच्चे को मिलता है तो उससे भी संवाद के माध्यम से वो सीखने का अवसर प्रदान करता है। आगे है कि जब बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलना सीखते हैं, सामग्री का उपयोग करने में भाग लेते हैं, साझा करते हैं, बारी बारी से काम करना सीखते हैं और अन्य बच्चों की गतिविधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना सीखते हैं, तो इससे बच्चे का निम्न में से किसका विकास करने में मदद करता है। सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए और बी दोनों। कारण जब बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलना सीखते हैं, सामग्री का उपयोग करने में भाग लेते हैं, साझा करते हैं, बारी बारी से काम करना सीखते हैं और अन्य बच्चों की गतिविधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना सीखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं, तो इससे बच्चों में सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास दोनों होता है। चलिए आगे है कि बच्चों का पानी से वाटर और रेत से बालू सैंड, है ना, से अगर खेलता है, जोड़ तोड़ करने से किसके विकास में मदद करता है। अगर वह पानी से, बालू से या जोड़ तोड़ कुछ बनाया फिर मिटा दिया, फिर बनाया फिर मिटा दिया, इस तरह करने से बच्चे में किसका विकास होता है। स्थूल मांसपेशियों के विकास, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। यानी जब बच्चा पानी से, रेत से या जोड़ तोड़ करके जो खेलता है, इससे क्या सीखता है, तो उसका स्थूल मांसपेशियों का विकास होता है, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है। बच्चे में फुर्ती आता है, बच्चे उछलता है, कूदता है, भागता है, दौड़ता है ना, और हाथ यानी कि सूक्ष्म मांसपेशियों का भी विकास होता है। ये
जिससे कि लेखन कला का विकास होता है। आगे है कि बच्चे समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं, कारण प्रदान करते हैं, नई सामग्री को खोजते हैं। इससे बच्चों में कौन सा विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, भावनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इससे किसका विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। क्योंकि बच्चे समस्याओं का समाधान जब करना सीखते हैं, कारण प्रदान करते हैं, नई सामग्री को खोजते हैं, तो इससे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। आगे है कि समुदाय को किस तरीका से जागरूक किया जा सकता है। क्योंकि समुदाय का ही उपज बच्चा होता है और एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि समुदाय को भी जागरूक करें, शिक्षा के प्रति विज्ञ करें, शिक्षा से जोड़ना है, शिक्षा की महत्ता को बताना है। तभी वह अपने बच्चे को शिक्षित करने पर ध्यान देगा, वह विद्यालय से जुड़ेगा, विद्यालय भेजेगा, विद्यालय के वातावरण को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देगा, शिक्षक को मदद करेगा, है ना। तो उसको किस तरह से जागरूक किया जा सकता है? तो जागरूकता सृजन कार्यक्रम द्वारा, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में समारोह आयोजित करके, कोई भी फंक्शन जो है उसका आयोजन करके। तो सही जवाब, हाँ, उसके बाद क्या था? ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। यानी समुदाय को जागरूकता सृजन कार्यक्रम के द्वारा पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में समारोह आयोजित करके जागरूक किया जा सकता है। चलिए आगे है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्रित कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य किस उम्र के बच्चे हैं? जो प्रायः प्राथमिक विद्यालय के भाग हैं। 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो लक्ष्य है वो 3 से 6 वर्ष का है बच्चा, है ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्रित कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जो प्रायः प्राथमिक विद्यालय के ही भाग हैं। यानी कि ये बच्चा कहाँ रहता है? बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, है ना, आपका किंडरगार्टन, प्ले स्कूल में बच्चे ये रहते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के ही एक तरह से कहिए पार्ट है। आगे है कि संविधान अधिनियम 2001 लाया गया। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 76वां, 86वां, 70वां, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान अधिनियम 2001 लाया गया। समय समय पर संविधान में संशोधन की जब आवश्यकता पड़ती है तो वो होते रहती है। और 86वां संविधान संशोधन जो 2001 ईस्वी में किया गया और संविधान अधिनियम लाया गया। संविधान अधिनियम के तहत 0 से 14 वर्ष के बच्चे को 2 भाग में बांट करके और शिक्षा से संबंधित जो मूल अधिकार है उसको प्रतिस्थापित पुनः किया गया। आइए और इसके बारे में जानते हैं। अगला जो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु को के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से उपलब्ध कराए जिससे कानून द्वारा इसकी रक्षा की जा सके। कौन सा अनुच्छेद है वह? 21A, 21B, 22A, 22B, वो है 21A। ये भी संविधान अधिनियम 2001 के अंतर्गत ही है। आगे है कि 0 से 6, अभी 6 से 14 देखे थे हम लोग,
तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए संविधान अधिनियम 2001 जो 86वां संविधान संशोधन है ने किस अनुच्छेद की बात हो रही है प्रतिस्थापित किया, जिसके अनुसार राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान करने तक का प्रयास करेगा जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं। ये किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? ये संविधान अधिनियम 2001 का जो दूसरा भाग है। एक भाग अभी हम लोग देखे थे अनुच्छेद 21A में जो वर्णित किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी है। और दूसरा भाग जो इसका है वो ये है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए, है ना, ये निर्णय लिया गया कि राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान करने तक का प्रयास करेगा जब तक कि वह बच्चा 6 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं कर लेते हैं। ये अनुच्छेद 25 में वर्णित है, 19 में है या फिर 15 में है या अनुच्छेद 45 में है। तो अनुच्छेद 45 में इस तरह की बातों की चर्चा की गई है। अब आगे बढ़ते हैं कि बालक की भाषा सीखने की प्रथम पाठशाला कौन है? बालक की भाषा सीखने की प्रथम पाठशाला कौन है? समाज, विद्यालय, परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा परिवार, क्योंकि परिवार से ही बालक की भाषा बालक जो है वो भाषा सीखता है, इसलिए परिवार बालक की भाषा सीखने की प्रथम पाठशाला है। उस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है परिवार बच्चे के भाषा सीखने की। भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है? पठन, लेखन, श्रवण, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा सीखने का प्रथम चरण है श्रवण। पहले बच्चा को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ने कहते हैं, लिखने कहते हैं या सुनने कहते हैं। सबसे पहले बच्चे को सुनने के लिए कहा जाता है, इसलिए भाषा सीखने का पहला चरण क्या है? श्रवण है, यानी सुनना है, ना कि पढ़ना और लिखना है। आगे है कि श्रवण कौशल के लिए निम्न में से किसका समुचित विकास होना अत्यंत आवश्यक है? श्रवण कौशल के लिए किसका समुचित विकास होना आवश्यक है? मस्तिष्क का, इंद्रियों का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी नंबर, ए और बी दोनों। यानी श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क का भी और इंद्रियों का भी समुचित विकास होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे है कि बच्चे अपनी भाषा कौशल का विकास निम्न में से किसके द्वारा करते हैं? बच्चे अपनी भाषा कौशल का विकास किसके द्वारा करते हैं? सुन करके, बोल करके, पढ़ करके, लिख करके, या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। बच्चे सुन करके अपनी भाषा कौशलों का विकास करता है, बोल करके करता है, पढ़ करके करता है और लिख करके करता है। चलिए आगे है कि गणितीय सोच और तार्किक चिंतन, गणितीय सोच और तार्किक चिंतन निम्न में से किसके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम हैं? संज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास या फिर संवेगात्मक विकास? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि गणितीय सोच और तार्किक चिंतन संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम हैं। चलिए आगे है कि अधिगम के आधारभूत सिद्धांत, अधिगम के आधारभूत सिद्धांत निम्न में से कौन सा है जो बच्चों के
सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ यानी मजबूत और सही दिशा प्रदान करता है। तो अधिगम के आधारभूत सिद्धांत की बात हो रही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर, या उपरोक्त तीनों। सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों। अधिगम का जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये उपरोक्त तीनों है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से आसान से जटिल की ओर, आसान से भारी की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर, ये तीनों अधिगम के आधारभूत सिद्धांत हैं। बच्चों में गणित के प्रति भय, बच्चों में गणित के प्रति भय या अरुचि पैदा होती है क्योंकि उनमें गणितीय अवधारणाओं की समझ किसके साथ संबंध नहीं जोड़ पाती है। गणित भारी लगता है, कारण क्या है, और अगर उसको हल्का करना है एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है। तो बच्चों में गणित के प्रति भय और अरुचि पैदा हो जाती है क्योंकि बच्चे में गणितीय अवधारणाओं की समझ किसके साथ संबंध नहीं जोड़ पाती है, परिवेश के साथ, पड़ोस के साथ, विद्यालय के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा परिवेश के साथ। वह क्या करता है, गणितीय अवधारणाओं को सही सही नहीं जोड़ पाता है, और जब नहीं जोड़ पाता है तो गणित उसको भारी लगता है ना। चलिए आगे है कि गणितीय अवधारणाओं को और शब्द सामर्थ्य सिखाने के लिए क्या करेंगे। गणित भारी नहीं लगे और शब्द सामर्थ्य सिखाने व उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निम्न में से किसका उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को गणितीय अवधारणाओं का विकास करने के लिए, बच्चा को गणित से डर नहीं लगे, गणित से प्रेम हो जाए, और शब्द सामर्थ्य सिखाने के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, उसके मजबूती के लिए शिक्षक को किसका उपयोग करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए, शिशु गीत सुनाना चाहिए, या खेल आधारित गतिविधियों में बच्चों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर एक शिक्षक होने के नाते गणितीय अवधारणाओं का अगर विकास करना है या फिर शब्द सामर्थ्य सिखाना है और उसका सुदृढ़ीकरण करना है, तो हमें क्या करना होगा, बच्चे को कहानी सुनाने और कहानी कहने का मौका देना चाहिए, शिशु गीत सुनाने और सुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, खेल आधारित गतिविधियां का आयोजन करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और आपके कमेंट से हम ऊर्जान्वित होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।